जब 5 तारीख को एमबीबीएस की काउंसलिंग खत्म हो गई एमपी में और फिर भी मुझे सीट अलॉट नहीं हुई 530 मार्क्स पे। और मुझसे कम नंबर पर काफी बच्चों को अलॉट हुआ, तो मैंने पूरी प्रोसेस देखा, मतलब कोशिश की कि क्या रूल्स थे और किस प्रोसेस से वो सीट अलॉट कर रहे थे। तो तब मुझे गजट नोटिफिकेशन के बारे में पता चला, जो 2 जुलाई को रिलीज किया था एमपी गवर्नमेंट ने। उसके अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में देना है और प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं देना है। और तभी मुझे ये बात पता चली कि मॉपअप राउंड में मेरी ईडब्ल्यूएस रैंक 134 थी और ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व सीट्स 187 होनी थी। तो इसके अकॉर्डिंग तो मुझे इजीली एक सीट अलॉट हो जाती, पर गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी 5 साल से पेंडिंग रखी उसकी वजह से मुझे सीट अलॉट नहीं हो पाई। और इसी के साथ मुझे ये भी पता चला कि सीट की डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मतलब अगर 15% रिजर्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग कहीं पर उन्होंने अगर 20 सीट्स अलॉट की हैं तो कहीं पर 21, कहीं पर 22, मतलब यूनिफॉर्मली सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया कोटा में 15% के अकॉर्डिंग 22 या 37 सीट्स अलॉट की हैं। एमपी गवर्नमेंट ने 38 या 23 एक एक सीट बढ़ा दी। और ये जो कोटा है इसमें 170 पर एडमिशन हुआ है और मेरे 530 थे। और ऐसे जैसे गवर्नमेंट स्कूल कोटा, वहां भी 5% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 6 सीट जानी थी 150 सीट वाले कॉलेज में और 10 सीट जानी थी 250 सीट वाले कॉलेज में। पर एमपी गवर्नमेंट ने 7 सीट और 11 और 12 सीट्स दे दी। तो इससे काफी मेरिट में जो सीट्स अनरिजर्व में जाती हैं ओपन में, और उसके बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है एस सी एस टी ओबीसी डब्ल्यूएस में, वो नहीं हो पाया और काफी सीट्स ऐसे एक्सेस रिजर्वेशन में चली गई। और तभी ये भी मुझे पता चला कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के 91 बच्चे थे और उनके लिए सीट रिजर्व थी 205। काफी एक्सेस रिजर्वेशन था। ऐसे में अगर एक बच्चा सिर्फ जाकर पेपर में बैठ जाता है तो उसे सीट मिल जाती है, और जो बच्चे 530 लाए या और ज्यादा लाए हैं उन्हें सीट नहीं मिलती है। तो इस पॉइंट को रेज करने के लिए मैंने कोर्ट में पिटीशन फाइल करी। कि आपने कंपटीशन लगाई थी, आप तैयारी कैसे की इसकी पूरी बताना। मैंने 7 तारीख को मुझे ये सब पता चला, तो फिर मैंने अपने पापा के साथ बैठकर 10 तारीख को पिटीशन फाइल करी। और फिर उसके बाद 3 हियरिंग्स हुई थी। पहली 12 तारीख को हुई थी जब नोटिस इशू हुए, और फिर 27 को गवर्नमेंट ने एक और वीक का टाइम मांगा रिप्लाई के लिए, और फिर 3 दिसंबर को फाइनल आर्ग्यूमेंट हुई। उसके बाद उन्होंने केस रिजर्व किया और 17 दिसंबर को फाइनल ऑर्डर रिलीज हुआ। तो आपने एक पूरी जो केस लड़ने की तैयारी है किस तरह से की थी, क्योंकि आप जो आपकी पढ़ाई है वो लग है, कानून की पढ़ाई आपने किस तरह से पूरी की है, बता पाओगे? हाँ, अलग तो है दोनों चीजें, पर जैसे एक तो मुझे पापा का सपोर्ट था, क्योंकि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कोई उसे पहली बार पढ़ने जाता है तो वो काफी कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसी लैंग्वेज है, चाहे हिंदी में देखें या इंग्लिश में। तो मुझे भी समझ नहीं आई थी पहली बार में कि आर्टिकल 15(6) जिसके अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देना है, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो वो पापा ने मुझे गाइडेंस दी उस पॉइंट पर। फिर मैंने खुद ही बहुत सारी रूलिंग्स देखी सुप्रीम कोर्ट की, चाहे वो जनहित अभियान हो जिसमें ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया, या फिर वो प्रमति ट्रस्ट का केस हो जिसमें एस सी एस टी ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था, या फिर वो इंदिरा साहनी का हो जहाँ पर 50% रिजर्वेशन की लिमिट रखी थी। तो ऐसे सारे केसेस को स्टडी करने के बाद मुझे ये समझ आया कि मेरे डिमांड के अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या बोल सकती है और जजेस के क्रॉस क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो मैंने उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करी थी। जब कोर्ट में आप जब आपने कहा मजिस्ट्रेट के सामने तो किस तरह से आपने वहाँ क्या? कोर्ट में आपने किस तरह से पैरवी की, वहां पर क्या क्रॉस हुए? जब फाइनल हियरिंग हुई तब गवर्नमेंट का कहना था कि इनको प्रोसेस के पहले गजट नोटिफिकेशन चैलेंज करना था। तो मैंने वही सबमिट किया चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, कि एज अ मेडिकल एस्पिरेंट इट वाज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड द गजट नोटिफिकेशन एंड चैलेंज। अब जब एक बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं तो वो कोई भी रूल या गजट नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेगा, पर जब मुझे पता चला कि ये गलत हुआ है तो मैंने केस फाइल किया। और उसके बाद मैंने सारे इश्यूज उन्हें समझाए कि 15(6) के अकॉर्डिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देना चाहिए, और ये 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अपहेल्ड किया था। पर फिर भी अगर एमपी गवर्नमेंट एक ऐसी गजट नोटिफिकेशन के थ्रू एक एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन लगाती है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैंने यही डिमांड किया था। एडिशनल रिलीफ भी थे, पर एक रिलीफ था जिसमें कि उस गजट नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। क्योंकि आप डॉक्टर होना चाहते थे, हाँ। तो कोर्ट ने इस पूरे क्या कहा, कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद? कोर्ट ने कहा कि आपको वैसे लॉयर होना चाहिए, क्योंकि आपने काफी अच्छे तरीके से रिजर्वेशन की पॉलिसी और जो भी केसेस हैं
हमारे केस से रिलेटेड उसे काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया। इतनी कम उम्र में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? एक तो ये बात है कि जो मेरी डिमांड थी, जो मेरे लिए और बाकी EWS के बच्चों के लिए भी थी, वो गलत नहीं थी। तो और क्योंकि मैं सही था, तो मुझे डर या कोई नर्वसनेस फील नहीं हुई इस टाइम, और मैं अपनी बात काफ़ी क्लियरली और अच्छे से रख पाया प्रोसेस में। सीजे का एक ऑरा होता है, एक प्रोटोकॉल जैसा होता है, और बड़े-बड़े वकील जब उनके सामने नहीं बोल पाते, ऐसे में जब आपने पैरवी की, तो आपके अंदर मन में क्या चल रहा था और फिर क्या रिस्पॉन्स आया सीजे का? थोड़ा डर तो लगता है, पर पापा ने मुझे कहा था कि कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखना और नर्वस बिल्कुल नहीं होना, जो भी है अच्छे से बताना, क्योंकि हम कहीं भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारी पिटीशन एकदम हमारे राइट्स के लिए है और एक दूसरे बच्चों के अच्छे के लिए भी है। ये जो फैसला आया है, हाँ, इसमें आपको तो कहीं फायदा होता नजर नहीं आया, लेकिन बाकी आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए इस पे क्या कहोगे? अगर देखा जाए तो हो सकता है अगले साल मुझे इस EWS रिजर्वेशन का फायदा मिले, पर क्योंकि इस साल मेरी रैंक अच्छी थी और ये मुझसे कम नंबर पे बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो और फिर भी हाई कोर्ट ने मुझे एडमिशन का रिलीफ नहीं दिया, तो इस पॉइंट पर तो मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा इस ऑर्डर को। पर जो बाकी बच्चों को फायदा हुआ है वो एक अच्छी बात है। क्या डॉक्टर छोड़ वकील बनने के ख्याल आ रहा है? नहीं, मैं MBBS ही करूंगा, मेरा वही एम है। नाम मेरा नाम अथर्व चतुर्वेदी है। और अथर्व का ये जो कॉन्फिडेंस था सीजे के सामने, क्योंकि खुद भी लॉयर रहे हैं, बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लग रहा है आपको? पहला कमेंट तो ये बताइए कि आपको क्या महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जिस मुकाम को उस एज पर नहीं प्राप्त कर सका, उस मुकाम को उसने 19 ईयर्स की एज में प्राप्त कर लिया, और काफ़ी प्रभावपूर्ण ढंग से उसने वो सारी चीज़ें रखी जो उसके हक के विपरीत थी। अब इस चूंकि मामले पे हाईकोर्ट ने रिलीफ जरूर दिया है, लेकिन अथर्व को रिलीफ नहीं मिला, क्या तैयारी है आपकी आगे? अथर्व को जो रिलीफ उन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि प्रॉपर जो हमारे ग्राउंड्स थे, जो रिलीफ थी, उसमें से केवल एक EWS के रिजर्वेशन वाली ही रिलीफ कोर्ट ने दी है। अदर रिलीफ जो अथर्व को चाहिए थी, एक सीट उसके लिए चाहिए थी, जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ जिससे कारण उसके साथ अन्याय हुआ, वो उसको सीट देने के वो भी अधिकारी था, अथर्व सीट प्राप्त करने का अधिकारी था, पर ठीक है, नहीं मिली उसको। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको एक सीट अथर्व के लिए, MBBS के लिए मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।